हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एसटेट पार्ट 1 और 2 को हम देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया गया था। साइकोलॉजी के पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पार्ट 3 यानी कि एसटेट साइकोलॉजी को मैंने कल ही अपलोड किया हुआ है एंड आज हम इसका पार्ट 1 यानी कि लैंग्वेज का पोर्शन और जीएस का पोर्शन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज सेक्शन है और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 जो है वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है द ए एन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए होगा यहाँ पे, यानी कि देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। द एन ए मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ पे एन होगा, क्योंकि इंजीनियर यहाँ पे लगा हुआ है, वोवेल से पहले एन आता है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे खासे हैं, मतलब सिंपल ही है। आर्टिकल्स से जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चनिंग हुई है यहाँ पे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम? पिलो, टेबल लैम्प, कॉटन्स, मोर ऑफ वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से ढेर सारे, यानी कि बेडरूम के पार्ट क्या है? टेबल लैम्प भी है, कॉटन्स भी होते हैं एंड पिलो भी होता है। नेक्स्ट है, which of the following is a part of a room? Window, ceiling, floor, more than one of the above and none of the above। तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूम का पार्ट सीलिंग भी होती है, विंडो भी होता है एंड फ्लोर भी होता है। तो डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, स्प्रिंग और समर। तो यहाँ पे रेनी सीज़न किसके से पहले क्या होता है, कौन सा सीज़न होता है? तो यहाँ पे ये विंटर होता है। बेसिकली विंटर जो है उसके रेनी सीज़न के बाद आता है, तो यानी कि विंटर से पहले रेनी सीज़न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज़, 8वां महीना कौन सा होता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मोर ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ द एबव यहाँ पे, क्योंकि 8वां महीना जो होता है अगस्त का होता है। अगस्त यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं, सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ कौन होती है? हस्बैंड सिस्टर, वाइफ्स सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि हस्बैंड की सिस्टर यानी कि नंद को भी इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, भाभी को भी इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहा जाता है और वाइफ के सिस्टर को भी सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कजन्स आर मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो कजन्स कौन होते हैं? तो कजन्स बेसिकली मैटरनल साइड के और पैटर्नल साइड के, दोनों ही साइड के होते हैं, और इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, यहाँ तक इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। हम देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बहुत भी मीन्स आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आसानी से इसको आप क्रैक कर सकते हैं। आगे अब हम हिंदी वाले पार्ट में आते हैं। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्रव्यवाचक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो द्रव के रूप में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे छाया, छाया जो है वो आपका यहाँ पे एक वचन का वर्ड है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद छ आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि क के पश्चात यहाँ पे ये छ आता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक जो है, यानी जिसकी बुक है उसे लौटा दो। बुक जिसकी है उसके बारे में बात करी जा रही है, तो संबंधवाचक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है?
असर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि असार्वनामिक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशेषण के टाइप्स में गुणवाचक भी हम देखते हैं, परिमाणवाचक भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? विभत्स, लगान, आगामी। यहाँ पे अशुद्ध शब्द को खोजना है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है विभत्स, यहाँ पे ये इसका अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्षत्रिय, क्षत्रिय, उज्ज्वल। यहाँ पे सही कौन सा शब्द लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षत्रिय जो है इसकी सही ढंग से इसको स्पेल किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? घर, स्नेह या छेद। तो तत्सम शब्द का मतलब होता है जो कि संस्कृत से निकल करके आता है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि स्नेह जो है एक ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, एज इट इज़ इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि घर को संस्कृत में गृह कहते हैं, घर क्या है? तद्भव शब्द है, छेद जो भी है वो भी तद्भव शब्द है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी शब्द है? बाग, परीक्षा या चाय। तो यहाँ पे विदेशी शब्द जो है वो चाय है। आगे बात करते हैं, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनके खंड जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनको अगर हम अलग अलग करते हैं तो उनसे कोई हमें प्रॉपर मीनिंग निकल करके नहीं आती है, वो एक सार्थक वर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? उसे मत लजाओ, बालिका लजाती है, सेवक नदी से गागर भरता है। तो यहाँ पे अकर्मक शब्द क्या होते हैं? जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बालिका लजाती है, किससे लजाती है, किससे शर्मा रही है, इसका उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्रिया के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? आवारा, भावरा और परवल। तो यहाँ पे देशज शब्द के बारे में बात करी गई है। तो परवल हम देखते हैं कि परवल एक देशज शब्द है। परवल भी कहा जाता है, परौरा भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, और इसको और भी पटल भी कहा जाता है। मतलब जो मेन वर्ड है पटल है, लेकिन पटल से होते होते ये परवल में कन्वर्ट हो गया, एक ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? लकड़ी, जलधारा और महर्षि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सभी जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि इनको हम अगर लकड़ी को भी हम अलग अलग करते हैं तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा, और महर्षि को भी हम अलग अलग करते हैं तो प्रॉपर मीनिंग इसका नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द एक से अधिक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज का मतलब क्या होता है? उसको डिक्लाइन कर देना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। तो ये किस भाषा का शब्द है? तो लैंग्वेज दिया हुआ है अरबी, फारसी या तुर्की। तो ये एक अरबी लैंग्वेज है, हम लोग भी बोलचाल में यूज़ करते हैं, तो हिंदी के साथ में हम लोग थोड़ी थोड़ी अरबी लैंग्वेज को भी हम मिक्स करके बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? कोमलांगिनी, कोमलांगी, शुश्रूषा, शुश्रूषा, महात्म्य, महात्मा और महात्म्य। इसमें से कौन सा वर्तनी जो है वो शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो दिया हुआ है वो ले दे के शुद्ध अशुद्ध दोनों ही में सही दिया हुआ है। बोलते कुछ और है, एक्चुअली में होता कुछ और है, उच्चारण कुछ और होता है, लिखते कुछ और है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी? यानी कि उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है गलत है, सही तरीके से उसको क्या लिखते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि उज्ज्वल इस तरह से लिखते हैं, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की उपस्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? कर्सर, चिप या कमांड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्सर, छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो कि ब्लिंक होता रहता है, बेसिकली वो कर्सर होता है। आगे देखते हैं
कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र किसने लिखी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है यानी हरि औध, श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त, इनमें से किसी ने नहीं लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है काव्य श्रृंगार पूछा गया है, रस पूछा गया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मलहावे, जोई सोई कछु गावे। यहाँ पे कौन सा रस यहाँ पे हमें पता चल रहा है? तो रस से भी क्वेश्चन है। तो हिंदी में तो वैसे भी हिंदी ग्रामर को हम देखते हैं बहुत ही ब्रॉड है, जितना ही आप पढ़े उतना कम है। रस है, अलंकार है, छंद है, काव्य है, पद्य है, गद्य है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं। यहाँ पे रस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे ये इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है या वात्सल्य रस है? तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वात्सल्य रस यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि यशोदा जो है वो श्री कृष्ण का पालना झुला रही हैं। तो यहाँ पे वात्सल्य रस हमें इस पंक्तियों में दिख रहा है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। कब से हिंदी भाषा का की स्टार्टिंग का काल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1000 ईस्वी जो है पहले से हिंदी भाषा जो है वो उसका उद्भव माना जाता है। उससे पहले हिंदी की जगह पे संस्कृत को यूज़ किया जाता था और भी अलग अलग लैंग्वेजेस है। सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है, जिसकी लिपि कौन सी होती है? ब्राह्मी लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा नायक, ऐसा हीरो जिसमें कि ये सारे गुण होंगे, क्षमाशील होगा, गंभीर होगा, स्थिर चित्त होगा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पावर उसकी अच्छी होगी, स्वाभिमानी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट उसका हायर होगा। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? धीर ललित, धीरोदात्त या फिर धीर प्रशांत? तो यहाँ पे हिंदी में इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धीरोदात्त। ऐसे व्यक्ति में ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यय, विकारी या फिर अविकारी? तो यहाँ पे इनको अविकारी कहा जाता है। इन पर लिंग का फर्क नहीं पड़ता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन का भी फर्क नहीं पड़ता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं, जिनसे हमें लिंग का पता नहीं चलता। इसके बाद यहाँ तक पार्ट 1 था। पार्ट 1 के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हुए। एंड अब हम आगे बात करते हैं, ये ऑफिशियल आंसर की के तहत मैं यहाँ पे आपको आंसरिंग करवा रही हूँ। हिंदी में भी हम देख रहे हैं, इंग्लिश में भी तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे। जिसने हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ी है वो भी इसको कर लेगा। हिंदी में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदी ग्रामर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। रस है, छंद है, अलंकार है, समास है। इसके बाद यहाँ पे राइटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुस्तक के बारे में पूछी गई है इसके बाद में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है आगामी एग्ज़ाम के लिए। और आगे अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। वैसे तो बीपीएससी टायर 3 का जो पहला एग्ज़ाम होगा वो मार्च में लिया जाएगा। इसके बाद अगस्त में जो होगा उसका सेकेंड स्टेप लिया जाएगा। फॉर्म फिलअप हो गया है और आप लोग में भी घर पे तैयारी कर रहे होंगे अपनी। यहाँ पे पार्ट बी जो है वो जनरल स्टडीज़ है, जनरल यानी कि जीएस वाला पोर्शन है। यहाँ पे मैथ्स भी पूछा हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चनिंग को। एंड मैथ्स में भी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। थोड़ा बहुत भी अगर मैथ पे आपकी कमांड है, थोड़ा बहुत अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो आप ठीक ठाक यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपये 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई कितनी है? तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला जाएगा। ये मैथ्स के क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से तैयारी करिए, इसको निकाल के देखिए। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 6 मीटर इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। तो क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर, उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पे एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है 20, 21, 23। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 जो है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या उसमें से 20 होगी, जिसका जब एवरेज निकाला जाएगा तो वो 20 आएगा। कैसे निकलेगा वो आप अपना कैलकुलेशन करके, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है मैथ्स के लिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं।
मैथ्स के भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये समीकरण एक दिया हुआ है, समीकरण के दो भिन्न के वास्तविक मूल्य होंगे यदि, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, बेसिकली 3 ऑप्शन ही मेन है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। ये वाले क्वेश्चन बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मजदूर करेंगे तो 5 कितने दिन में करेंगे। यहाँ भी ये क्वेश्चन आ ही गया है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। इसका भी प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। मैथ्स पर मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है, कैलकुलेशन आप खुद से निकाल लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 दिन का समय लगेगा सोहन को काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यही क्वेश्चन आगे फिर से ये अलजेब्रा दिया हुआ है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है x = a² - b² और y = 30 तथा a + b = 15 हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। ये प्रायिकता से क्वेश्चनिंग पूछी गई है आपकी। एंड कितने चांसेस हैं, यानी कि प्रायिकता मतलब संभावना, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि गैर लीप वर्ष में लीप ईयर नहीं है और 53 वहाँ पे संडे मिलेंगे। तो यहाँ पे ए यानी 1/7 जो है इतनी संभावना है एक साल में, मतलब कि 7 बार के चांसेस हैं कि इतने बार इस 53 संडे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ये समीकरण एक दिया हुआ है। यदि 7 पावर 12x + 6 = 49 पावर 3x + 12 हो तो x का मान क्या है। 3, 4 और 7 x का मान पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आगे बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर फाइनली 3 ही आएगा। एंड आगे देखते हैं, यहाँ तक मैथ्स के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्या नहीं देख पाता है। ऑप्शन है दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, पास तथा दूर की वस्तुएं। तो यहाँ पे मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई देती और ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता शब्द में मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। शरीर रचना, अर्धसूत्रीय विभाजन या फिर आनुवांशिकी। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवांशिकी जो है वो चीज़ जो है आनुवांशिकता शब्द को संदर्भित करता है। आगे देखते हैं, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्यों टीन की परत क्यों चढ़ी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन से महंगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टीन की परत क्यों चढ़ी होती है, क्योंकि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एंड वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या है। ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर जलीय विश्लेषण। तो यहाँ पे अपचयन इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच या फिर बिंदु प्रति इंच। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है ये। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदु प्रति इंच जो होता है अगर प्रिंट किया जाता है तो वो प्रिंटर सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है किस चीज़ से? फेफड़ों से, कान से या फिर आँख से? तो ट्रैकोमा जो है उसका संबंध आँखों से है। ये आँखों में होने वाली एक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट या फिर वेंचुरी मीटर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीरंदाजी जो है, जितनी स्पीड में मारा जाता है वो तीर, वहाँ पे न्यूटन की गति का नियम यहाँ पे हमें पूरा वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है, यहाँ पे ये एक ये इसका ये राइट आंसर है। आगे देखते हैं। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? किसने वो ब्लू बर्ड को बनाया था? तो जैक डॉर्सी, मार्टिन ग्रासर या फिर नोआह ग्लास? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन ग्रासर ने उसको बनाया हुआ था, काफ़ी फेमस भी रहा था। अब उसको ट्विटर को चेंज करके अब उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? यहाँ पे ये प्रॉपर जीके से क्वेश्चन आपका आया हुआ है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल जीके भी पूछा हुआ है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टोफर नोलन जो है इसका राइट आंसर है। निर्देशक जो है उनका नाम क्रिस्टोफर नोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है वो होना था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन्होंने अपना नाम वापस क्यों लिया? क्योंकि उसकी तैयारी में काफ़ी अच्छा खासा बजट लगने वाला था, तो इन्होंने अपना नाम यहाँ पे वापस ले लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस से अप टू डेट रहिए। जीके अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो बेसिकली लास्ट, जैसे कि 2024 में एग्ज़ाम होना है तो कम से कम आपको लास्ट 2023-22 भी पढ़ लें तो अच्छा है। 22 और 23 आपको पूरे अच्छे से जीके पूरा आपका कवर होना चाहिए, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। आगे देखते हैं, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया का यहाँ पे फुल फॉर्म भी बताया गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट अलायंस या फिर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एसोसिएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश दिया? चंद्रयान 2 जो कि पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल था, फेल हो गया था, चंद्रयान 3 को भेजा गया तो वो भी एक्टिवेट हुआ और उसने क्या मैसेज दिया था? तो उसका मैसेज था वेलकम बडी। ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये। और आगे देखते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। नाइनटीन 89 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। माओ त्से तुंग, यांग शांगकुन या फिर जियांग जेमिन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो जीके है, हिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं, ये 1989 के समय की जीके पूछी गई है, तो कुछ भी ठीक नहीं है कहाँ से क्या पूछा जाए, आपको पूरी पकड़ बना के रखनी है। इंडियन हिस्ट्री प्लस इंटरनेशनल हिस्ट्री को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है आपने। आगे देखते हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? सन्ना मरीन, रॉबर्ट अबेला, लियो वराडकर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि लियो वराडकर इसका राइट आंसर है। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछी गई है, तो इंटरनेशनल जीके
विदेश, देश के साथ विदेश में भी क्या घटनाक्रम चल रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। G20 से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि उर्सुला वॉन डेर लेन, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग भी पूछी गई है यहाँ पे। इंटरनेशनल जीके यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफिकल क्वेश्चनिंग यहाँ पे पूछी गई है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान या फिर उत्तरी पर्वत। तो इसको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। और इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सबसे पहले 3 तटीय मैदान, उसके बाद में आपका हो जाएगा महान मैदान, उसके बाद में होगा आपका सबसे पहले आपका होगा तटीय मैदान, उसके बाद में होगा आपका केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद में महान मैदान, उसके बाद में उत्तरी पर्वत। इस तरह से इसको अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल और जांस्कर, यहाँ पे भी इसको अरेंज करना है, आपको सही अरेंज करना है। तो ये सीक्वेंस इसका ऑप्शन नंबर बी में इसका सही सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जांस्कर, उसके बाद में आपका पीर पंजाल। तो इवन जीके के ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपको जिस भी एग्ज़ाम में मिले, अगर आपको जीके पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है तो उसका सिंपल उपाय क्या है कि आप एक डायरी लीजिए, प्रीवियस ईयर में जो भी जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप लिखते चलिए, नोट्स उनका बनाते चलिए। तो ऐसे ही कुछ 4-5 एग्ज़ाम जो रिसेंट में हुए हैं उसको जब आप देखेंगे और इस तरह से जब आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और वैसे तो आप लूसेंट की बुक पढ़ते हैं जीके के लिए, तो वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे ये राइट आंसर बताया हुआ है, यानी कि 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन जोन नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर हिमालयी क्षेत्र। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है पूर्वी घाट जो है वो भूस्खलन का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल या फिर कोंकण। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोरोमंडल। इसको भी आप लिखते हुए ज्योग्राफी के नोट्स आप बना सकते हैं, लिखते जाइए। जो भी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जीके जीएस का पोर्शन होता है उसको अलग से डायरी मेंटेन करते चलेंगे तो आपकी एक ठीक ठाक जीके में आप एक मार्क्स कर सकते हैं, ठीक ठाक आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी तो लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ से आपको तैयारी करनी, कितनी तैयारी करनी है, खुद भी पता लगता है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। नेक्स्ट है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव, शीत क्षरण या फिर वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि गली कटाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों पर या फिर कोरोमंडल के तट पर या फिर छोटा नागपुर के पठार पर, जो कि झारखंड में आता है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल के तट पर। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों की खेती कहलाती है? फूलों की खेती, कृषि या फिर बागवानी। तो इसको कहा जाता है बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को यहाँ आप देख सकते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? राजकुमार शुक्ला, नामदार खान या कुंवर सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंवर सिंह ने इसकी नेतृत्व, इन क्रांतियों की नेतृत्व की थी। कुंवर सिंह इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, कब से प्रभावी हुआ? प्रॉपर यहाँ पे डेट पूछी गई है
ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 अक्टूबर, हम सब जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, कब पास किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो इसका कारण हम सब जानते हैं, फूट डालो और शासन करो, यानी कि बांटो और राज करो। इस नीति को अपनाकर इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर राज्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? यहाँ पे प्रॉपर डेट पूछा हुआ है, तो हिस्ट्री में भी आपको काफ़ी डीप तैयारी करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1 नवंबर 1958 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इनमें से ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 69, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर स्वामी विवेकानंद? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी जो थे वहाँ पे भारत के लिए अनाधिकारिक दूत बनाए गए थे। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना हजरत मोहानी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको गुलामी का चार्टर बताया था और उसका विरोध किया था। तो ये है आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के जीके जीएस के क्वेश्चंस, लैंग्वेज और जीके जीएस के क्वेश्चंस। हम देख रहे हैं कि इसको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। इसके बाद में जीके की तैयारी अच्छे से करिए, काफ़ी अच्छे खासे डीप लेवल के क्वेश्चन। हिस्ट्री में भी आपसे प्रॉपर डेट भी पूछा जा रहा है, तो घटना के साथ में सिक्वेंस भी पता होना चाहिए, प्रॉपर मंथ के साथ में आपको प्रॉपर तिथि को भी याद रखनी है, किस डेट में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।